नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के 73 साल बाद अब वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटेल जयंती पर बताया कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना एक ही संस्थान से पढ़कर आए थे। फिर बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें तालिबानी सोच वाला कहा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने उन्हें अखिलेश अली जिन्ना कह दिया और बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश ने क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर फुलझड़ी जलाई होगी। हमारे सहयोगी कमाल खान बता रहे हैं कि ये गड़े मुर्दे कैसे और क्यों उखाड़े जा रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती पे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना सब लंदन के एक ही संस्थान से पढ़ के आए और आजादी की जंग लड़ी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। लंदन में 4 इंस ऑफ कोर्ट कहलाते हैं, जिनके नाम हैं ग्रेज इन, लिंकन्स इन, इनर टेम्पल और मिडिल टेम्पल। ये बैरिस्टर्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग कराते हैं। यहाँ जिन्ना ने लिंकन्स इन में, गांधी ने इनर टेम्पल में, नेहरू ने इनर टेम्पल में और पटेल ने मिडिल टेम्पल में बैरिस्टर बनने के लिए कानून की पढ़ाई की थी। अखिलेश उसी का जिक्र करते हैं, लेकिन जिन्ना का नाम सुनते ही बीजेपी ने अखिलेश पे हमला बोल दिया। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश पे हमले में डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और आगे निकल गए, उनको ही जिन्ना नाम दे दिया। जरूर कहना चाहूंगा, जो कल श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बनकर के देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पे हमला करने के लिए 2 ट्वीट किए। 31 अक्टूबर को पहले ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। 1 नवंबर को दूसरे ट्वीट में कहा कि जिन्ना के प्रति इतना प्यार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद 1-2 फुलझड़ी आपने भी जला ली होगी। जिन्ना ही नहीं, यूपी चुनाव में मुगल भी बुलाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में 29 अक्टूबर को जो कहा, उसका मतलब है कि जब 2017 में योगी सरकार बनी तब जनता को लगा कि मुगल हुकूमत खत्म हुई है। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। अयोध्या को तो हर चुनाव में किसी न किसी तरह मुद्दा बनाने की कोशिश होती ही रहती है। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। इससे लगता है कि यूपी के चुनाव में बीजेपी के लिए वर्तमान कम, इतिहास ज्यादा मुद्दा है। मिसाल के लिए, पहले मुगल शासक बाबर को मरे 491 साल हुए, आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को रंगून गए 163 साल हुए, जिन्ना को मरे 73 साल हुए, अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चले 31 साल हुए। फिर ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? विपक्ष आरोप लगाता है कि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है, यहाँ पे सिलेंडर 2000 के पार चला गया है। लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरण हो रहा है। इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव में पहले अब्बा जान आए, फिर चाचा जान आए, फिर जिन्ना आ गए हैं। अब इतिहास में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुरादाबाद में अनवर कमाल, हरदोई में आसिफ और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में लग रहा है। जनता महंगाई के बोझ से परेशान है, फिर भी मंत्रियों के अजीबोगरीब तर्क और बयान आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। इस तर्क से लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। कोई आज की नई बात नहीं है कि पहली बार महंगाई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। इतनी छोटी मोटी थोड़ी बहुत महंगाई तो चलती रहती है, लेकिन उसका फायदा जनता को तो मिलना रहेगा। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। ये एक केंद्र का विषय है और इसमें वैश्विक विषय भी आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही कोई हल निकलेगा और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हजार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 118 रुपये 43 पैसे हो गए हैं और जो पावर पेट्रोल है वो 122 रुपये। अब यहाँ के मंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी 2 साल में बढ़ी है तो थोड़ी महंगाई भी उनको बर्दाश्त करनी ही चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानते हैं। हाँ, मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई भी बर्दाश्त करनी चाहिए। तो मैं बस एक छोटा सा सवाल है, 2 साल पहले लगभग पेट्रोल 80-82 रुपये था भोपाल में, या 80 से थोड़ा नीचे ही था। उस वक्त आपकी आमदनी क्या थी 2 साल पहले? आमदनी महीने में मोटा मोटा 15 से 20 हजार रुपये महीना 15 से 20 कमा लिया करते थे। तो अब कोरोना के बाद 2021 में 2 साल बाद कितनी आमदनी हो गई? आधी हो गई सर, आधी हो गई आमदनी। तो ये जो पेट्रोल 118 रुपये हो गया, डीजल भी 100 रुपये पार है, तो ऐसे में गाड़ी पटरी पे चल रही है? पटरी से उतर गई साहब, कभी कभी पैदल जाना पड़ता है, क्या करो साहब, परेशान है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं किसी भी की भी क्या नाम से प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा हुई है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। 2 साल पहले लगभग आप कितना कमा लेते थे, या 1.5 साल पहले, 1 साल पहले जब से भी जॉब शुरू किया है? पहले भी 30 था और अभी उसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। उतने के आसपास? हाँ, उसके ही के आसपास। लेकिन महंगाई तो 2 गुना 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्री जी के वक्तव्य से आप सहमत नहीं है? नहीं है। तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, कितनी बढ़नी चाहिए। और महंगाई तो अगर उसके 19 से कोविड के बाद डबल करीब हो गया। मध्य प्रदेश पेट्रोल पर 33% वैट, 4.5 रुपये लीटर अतिरिक्त वैट और 1% सेस लगाता है। वहीं डीजल पर 23% वैट, 3 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त वैट और 1% सेस लगाता है। आलम यह है कि अकेले भोपाल से सटे सीहोर जिले में 700 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। ट्रक मालिकों का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमत, घटते भाड़े, किश्त का तगादा और बैरियर पर भ्रष्ट सिस्टम की वजह से वो गाड़ी नहीं चला सकते। मध्य प्रदेश पेट्रोल और राजस्थान डीजल में सर्वाधिक टैक्स वसूलता है। ये जानकारी खुद केंद्र सरकार ने संसद में दी है। अब इससे आपको कितने सुख की अनुभूति हुई, क्या क्या फ्री मिल गया, या नेहरू जी का इसमें कितना योगदान है, ये आप खुद तय कर लें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। – 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाकों की सुनवाई कर रही NIA की विशेष अदालत ने आज इस मसले पर फैसला सुना दिया। मामले में 9 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा सुनाई गई है, 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल की सजा और 1 को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को तब गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी और इस दौरान जो धमाके हुए उनमें 6 लोगों की जान चली गई थी। 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, 2 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है, 4 लोगों को फांसी हुई है। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मुजीबुल्ला अंसारी, नौमान अंसारी,
और 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, उमैर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी। 10 साल की सजा 2 लोगों को है, अहमद हुसैन और मोहम्मद फिरोज असलम को, और इफ्तिखार को 7 साल की सजा है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब पुंछ के जंगलों में 21 दिन से आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ चल रही थी वो बिना किसी नतीजे के बंद कर दी गई है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि यहां छुपे आतंकियों का अब कोई अता पता नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर अभी कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। इस कार्रवाई में सेना के 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हुए। पुंछ के जंगलों में गोलियों की आवाज अब नहीं गूंज रही। अब चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। बीते 21 दिनों से आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान सेना और पुलिस को बंद करना पड़ा है। हालांकि इस पर सुरक्षा बल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि अब पिछले 1 हफ्ते से गोलाबारी बंद है। भाटा धुरिया के जंगलों में 24 अक्टूबर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें सेना का 1 जवान और 2 पुलिस के जवान घायल हुए। इसके बाद से कोई फायरिंग नहीं। 11 अक्टूबर को पुंछ की डेरा वाली गली में 1 जेसीओ समेत 5 जवान और फिर 14 अक्टूबर को 1 जेसीओ समेत 4 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक पुंछ जिले में जो ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से चल रहा, 3-4 हफ्तों से चल रहा था, उसको बंद किया गया है। और चूंकि बहुत अरसे से, पिछले 7-8 दिन से कोई वहां फायरिंग का हादसा नहीं हुआ है, तो इसलिए शायद इसको क्लोज किया गया है। और एक रिव्यू लेने की जरूरत है कि क्या अंदर आतंकी हैं भी कि नहीं, और ये मैं समझता हूं एक जायजा लेना उसका जरूरी है ताकि पता चले कि असली हकीकत क्या है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे लंबी चली मुठभेड़ के 21 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस और ना सेना यह बता पाने की हालत में है कि आखिर वो आतंकी कहां भाग गए या मारे गए जिनके हमले में हमारे 9 सैनिक शहीद हुए। 26 अक्टूबर को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी हेलीकॉप्टर से हालात का जायजा लिया था। सेना ने जंगल में जमकर गोले भी बरसाए, पर सफलता हाथ नहीं लगी। बिना किसी पुख्ता नतीजे के आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई को बंद करना किसी रणनीति के तहत हिस्सा है या फिर कुछ और वजह, इसका पता तो बाद में ही चलेगा। लेकिन आतंकियों का यूं गायब हो जाना या फिर सुरक्षित बच निकलना यह चिंता का सबब है। श्रीनगर से नजीर मसूदी के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया।